पुराने समय में एक नगर में चंदू नाम का एक मंदबुद्धि लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बचपन से ही नहीं थे। उसकी माँ अकेले ही उसकी देखभाल करती आई थी। चंदू उल्टे सीधे काम करने के लिए बहुत ही बदनाम था। संयोग से उसकी शादी 5 साल की उम्र में ही हो गई थी। पुराना समय था तो शादी विवाह के लिए कोई कानून भी नहीं था, ना कोई उम्र सीमा तय थी। दूध पीते बच्चे से लेकर बूढ़े तक की शादी हो जाया करती थी। तो चंदू का विवाह भी हो गया था, मगर गौना कराना भी बाकी था। एक दिन चंदू की माँ चंदू से बोली, बेटा, अब लगन के दिन शुरू हो गए हैं। हमने पंडित जी को पत्रा भी दिखा लिया है। तुम्हें कल ही बहू को लेने अपनी ससुराल जाना है, इसीलिए तुम्हारे जाने की तैयारी आज से मैं शुरू कर देती हूँ। वहाँ तुम्हें क्या क्या करना है सब आज शाम ही समझा दूंगी। शाम को माँ ने चंदू को बताया कि मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए लोटे में दही दे दूंगी और गौरे का चूरा अलग से झोले में दे दूंगी। रास्ते में एकांत देखकर खा लेना। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे पास आकर मांग ले। किसी दूसरे को मत देना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। और हाँ, ससुराल में जब पहुंचना तो सबसे पहले जो औरत दिखाई देना, समझ लेना कि वही तुम्हारी सास है। उसके पैर ज़रूर छू लेना और ज़्यादा किसी से बात मत करना। कोई तुमसे कुछ पूछे तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि बातों से ही आदमी की पहचान होती है कि वे मूर्ख है या चालाक। तुम तो वैसे भी कम अक्ल के हो। अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि लड़का मूर्ख है तो बहू की विदाई तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। उस हाल में तुम विवाहित होकर भी कुंवारे रह जाओगे। और आखिर बात, वापस आने से पहले अपनी सास से कोई एक नेग मांग लेना। तो चंदू बोला, ये नेग क्या होता है? चंदू की माँ बोली, नेग यानी कोई खास उपहार जो ज़्यादा दिन तक तुम्हारे पास रहे, जिसे तुम्हारी ससुराल में मिला उपहार याद कर रहेगा। दूसरे दिन सुबह माँ ने लोटे में दही डाला, झोले में गुड़ का चूरा और बहू के लिए नए कपड़े दे दिए और चंदू ससुराल के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक स्थान पर उसे एकांत स्थान दिखाई दिया तो उसे माँ की बात याद आई कि एकांत देखना तो दही चूरा खा लेना। उसने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल एकांत है। पास में एक कुआं भी है, डोरे और बाल्टी भी रखी हुई है। इससे अच्छी जगह तो कोई मिल ही नहीं सकती। मगर उसे ख्याल आया कि दही चूरा खाने के लिए थाली की भी ज़रूरत होती है। थाली तो माँ ने दी ही नहीं। उसने सोचा कि चलो दही के लोटे में ही गुड़ और चूरा डालकर खा लेता हूँ। वह दही के लोटे में गुड़ और चूरा डालकर खाने लगा। उस लोटे के पतले मुंह में दही चूरा निकालकर खाने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही थी और बहुत मुश्किल से वह अभी आधा ही खा पाया था कि उसे गधे पर बैठकर आता हुआ एक धोबी दिखाई पड़ा। चंदू उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर काफ़ी घबरा गया। उसने सोचा, लगता है कि हमारे गांव का छगन धोबी है, जो बड़ा ही ढीठ आदमी है। मुझसे मेरा दही चूरा छीन कर खा लेगा। ये अवश्य ही मेरा दही चूरा छीन कर खाने आ रहा है। मगर इतनी जल्दी इतना सारा दही चूरा खाऊं तो खाऊं कैसे? वे सोचने लगा, करूं तो क्या करूं? तभी उसकी उल्टी खोपड़ी काम कर गई। उसने सोचा कि दोनों हाथों से खाऊं तो जल्दी जल्दी खा लूँगा। मगर जल्दी खाने के चक्कर में उसने अपने दोनों हाथ लोटे में घुसा दिए। अंदर हाथ तो चले गए, मगर निकल ही नहीं पा रहे थे। और निकले भी तो कैसे, क्योंकि उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर से बांध रखी थी। तभी गधे पर बैठा व्यक्ति सामने से निकल गया। वे कोई दूसरा आदमी था, वे छगन धोबी नहीं था। चंदू का मन शंका में फंस गया था। उसके दोनों हाथ लोटे के अंदर फंसे हुए थे। वे सोचने लगा, अब क्या करूं? कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी वहां से एक किसान की स्त्री गुजरी जो अपने पति को खेत पर खाना देने जा रही थी। वे हाथ में खाली डोलची लिए हुए थी। वे डोलची में पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर हंसने लगी। तो चंदू बोला, बहन, मैं बुरा फंस गया हूँ और तुम हंस रही हो। अरे मेरा हाथ नहीं निकल रहा है, मेरा हाथ निकालने में मेरी मदद करो।
स्त्री बोली, अरे बुद्धू, इसमें मदद की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी मुट्ठी ढीली करो और हाथ खींच लो। चंदू बोला, वे तो मैं भी कर सकता हूँ, परंतु मेरे हाथ निकल ही नहीं रहे हैं। तो स्त्री बोली कि मैं तुम्हें दूसरा उपाय भी बता दूंगी, परंतु पहले तुम ये बतलाओ कि तुम्हारे दोनों हाथ फंसे कैसे। तो चंदू बोला, बहन मत पूछो, इसमें कुछ गलती मेरी माँ की है और कुछ गलती मेरी। मेरी माँ ने मुझे रास्ते में खाने के लिए दही, गुड़ और चूरा दिया था, परंतु थाली देना भूल गई थी। इस पर वे किसान की स्त्री बोली, इसमें थाली की क्या ज़रूरत थी? चारों तरफ केले के बड़े बड़े पत्ते पड़े हुए हैं, उसी पर रखकर खा लेते। अब ये बतलाओ कि तुम फंसे कैसे। चंदू बोला, वही तो बता रहा हूँ, मेरे पास थाली तो थी नहीं, इसलिए मैंने लोटे में ही गुड़ चूरा को डाल दिया और दही चूरा मिलाकर खाने लगा। तभी एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया। मैंने समझा वे मेरे गांव का छगन धोबी है, बड़ा ही ढीठ है, वे हमेशा मुझसे भोजन छीनकर खा जाता है। मैंने सोचा कि वे मेरा दही चूरा भी खा जाएगा। धीरे धीरे वे नज़दीक आ रहा था और दही चूरा ज़्यादा था। एक हाथ से खाने से जल्दी खत्म नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने जल्दी खाने के चक्कर में अपने दोनों हाथ लोटे में घुसा दिए और फंस गया। अब आगे का हाल तुम खुद ही देख रही हो। स्त्री खूब जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे इसमें फंसने वाली कौन सी बात है? तुम कोई ऊंचा स्थान देखकर लोटे को पटक दो, फूट जाएगा। चंदू बोला, इससे तो मेरा दही चूरे का नुकसान हो जाएगा। तो स्त्री को गुस्सा आ गया। वे गुस्सा होकर बोली, सिर पर ही पटक लो मूर्ख कहीं के। वे खाना और पानी लेकर वहां से अपने पति के पास चली गई। पीछे पीछे चंदू भी लग गया। चंदू को उपाय मिल गया था कि किसी के सिर पर पटक दो तो दही चूरे का नुकसान भी नहीं होगा और उसके दोनों हाथ भी बाहर निकल जाएंगे। वे स्त्री के पीछे चल रहा था। जैसे ही वे उस स्त्री के पति के पास पहुंचा तो उसने उसके सिर पर लोटा दे मेरा। लोटा तो फूट गया, परंतु स्त्री का पति घायल होकर गिर पड़ा। स्त्री ने देखा तो बोली, अरे तूने तो हमारा बताया हुआ नुस्खा हमारे ऊपर ही आजमा दिया। वे स्त्री लठ लेकर चंदू के पीछे दौड़ पड़ी। चंदू किसी तरह से जान बचाकर भागा। उसे अभी भी इस बात का अफसोस था कि उस आदमी के सर पर बिखरे हुए चूरे को वे नहीं खा सका। उसे लग रहा था कि वे इस स्त्री ने जानबूझकर उसे भगा दिया, क्योंकि दही चूरा वे स्वयं खाएगी। लालची और दुष्ट स्त्री कहीं की। वह मन में सोचकर ससुराल की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसे शाम हो गई। जब अपने ससुराल पहुंचा तो माँ की बात याद आई कि सबसे पहले जो स्त्री दिखाई दे वही तुम्हारी सास होगी। दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। उसने कभी अपनी पत्नी को देखा तो था नहीं। उसे अपनी सास समझकर तुरंत अपनी पत्नी के पैर छू लिए। चंदू की पत्नी अभी नई लड़की थी। इस तरह किसी के द्वार पर पैर छूना उसे बड़ा असहज महसूस हुआ। वे पूछ बैठी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? चंदू बोला, मैं फलाने गांव से आया हूँ। स्त्री समझ गई कि ये मेरी ससुराल से आया है और मेरा पति है, तो शर्मा कर घर के अंदर भाग गई और माँ से बताया कि दरवाजे पर कोई आया है। लड़की के माता पिता और भाई सब करके बाहर आए और उन्होंने देखा ये तो चंदू है, शायद बेटी की विदाई के लिए आया है। सबने मिलकर चंदू का स्वागत किया। माँ ने कहा था कि अपना मुंह मत खोलना, तो वह चुप ही था। किसी भी बात का जवाब हमें हाँ और ना में देना है, ये सोचकर वे हर बात का जवाब हाँ या ना में दे रहा था। चंदू के ससुर ने पूछा, जमाई राजा सब ठीक तो है? चंदू ने कहा ना। तो वे चौंक गए। पूछा, क्या कोई परेशानी है? चंदू ने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बतलाइए क्या परेशानी है? चंदू ने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा, लगता है कि जमाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे, तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई रुपए पैसे की तंगी है? चंदू ने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि सब ठीक है, अगर आपके पास रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वे भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। थोड़ी देर के बाद चंदू की सास खाना लेकर आई। जब वे खाना लेकर आई और चंदू के सामने रख कर कहा कि जमाई राजा खाना खा लीजिए, चंदू ने कह दिया,
ना। ससुर जी ने सास से एक तरफ बुलाकर चुपके से कहा, हो सकता है इन्हें रुपए पैसे की परेशानी हो, इसलिए खाना खाने का इनका मन ना रहा। एक बार और पूछ कर देख लो। चंदू की सास ने फिर से कहा कि खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है? चंदू ने कहा ना। फिर वे चंदू के सामने से थाली ले गई और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खाना खा लीजिएगा। ऐसा करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उसके बिस्तर लगा दिए गए। वे भी लेट गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा कि मैंने तो बड़ी ही गड़बड़ कर दी, हाँ और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाऊंगा नहीं, जब तक पेट में चूहे दौड़ते ही रहेंगे और पेट में दौड़ते चूहे तो मुझे परेशान करते रहेंगे। उसे लगा कि उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वे उठकर रसोई घर की तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया तो वहाँ एक हांडी में लड्डू रखे हुए थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया और एक लड्डू निकाला और मुंह में रख लिया और दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़ लिया। दोनों हाथों में तो लड्डू थे। जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा तो ढक्कन हाथ से छूटकर गिर गया और नीचे गिरकर टूट गया। आवाज़ हुई तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और चंदू एक लड्डू को मुंह में रखे और दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़े भाग गया और अपने कमरे में घुस गया और ओढ़कर चादर लेट गया और लेटे ही लड्डू खाने लगा। सासू को लगा कि पता नहीं क्या बात है जो जमाई जी अचानक से यूं भाग कर चले गए। उसने अपने पति और बेटों को जगाया कि जाओ ज़रा जमाई जी से पूछो कि क्या बात हो गई, इतनी रात को वे ऐसे क्यों भाग रहे थे। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में गए तो वे चद्दर तान कर सो रहा था। उसने 2 लड्डू तो खा लिए थे, लेकिन एक लड्डू अभी भी उसके पास ही बचा हुआ था। ससुराल वालों को आता देखकर उसने जल्द ही वे लड्डू भी खा लिया। लड्डू मुंह के अंदर रख लिया था कि तभी साले ने उसकी चद्दर हटा दी और उसे उठाया तो देखा कि चंदू का मुंह तो एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके साले ने कहा, माँ ये क्या परेशानी बतलाएंगे? इनकी परेशानी तो साफ साफ नजर आ रही है, इनको अचानक क्या हो गया? जब ये आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जल्दी से जाओ, इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में चंदू को जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास पहुंच गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए वैद्य जी, इनके मुख पर अचानक क्या हो गया है? शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थे। वैद्य जी ने इधर उधर देखा और उसने फिर से उसकी सूजन पर हाथ लगाया तो वे लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वे चकरा गए। वैद्य जी ने सोचा कि ये कौन सी बीमारी हो गई है, ऐसी क्या परेशानी हो गई है जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई है। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सब जो उसको देख रहे थे वे सोच रहे थे, आखिर ये कौन सी बीमारी हो गई है। वैद्य ने चंदू का मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़कर खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते ही सब देखकर जोर जोर से ठाका मारकर हंस पड़े। वैद्य जी को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जमाई जी ये क्या है, आपके मुंह में लड्डू कैसे आया? उसने सारी आप बीती सुना दी। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह बेवकूफ़, ऐसी ही परेशानी थी तो बता ही दिया होता। इसके बाद सब चंदू को लेकर घर पहुँचे। रात अभी बाकी थी। साले ने सोचा कि ये फिर कोई हरकत ना कर दे, इसलिए उसने चंदू को अपने पास ही सुला लिया। साले के कमरे में एक लोहे का चिराग रखा हुआ था, जबकि चंदू के घर में डिबरी जलती थी। चंदू ने अपने जीवन में कभी चिराग नहीं देखा था, तो चिराग को देखते ही जा रहा था। आखिरकार चंदू से रहा नहीं गया तो साले से पूछ ही लिया कि ये जो जल रहा है इसका नाम क्या है।
साले ने बताया कि इसे ज्योति माता कहते हैं। चंदू ने सोच लिया कि अब उसे आगे क्या करना है। माँ ने कहा कि कोई उपहार मांग लेना और ये भी कहा कि बोलना मत, तो बिना बोले ही कुछ मांगो। कैसे? कुछ सोच विचार किया कि ये ज्योति माता को ही चुरा लेता हूँ। साला सो जाएगा तो ज्योति माता बाहर रख के मैं छिपा दूंगा और सुबह चुपके से अपने झोले में रख लूँगा और उसे लेकर गांव चला जाऊंगा। चंदू यही मन में सोच विचार कर रहा था। तब तक चंदू के साले को नींद आ गई और वह सो गया। लेकिन चंदू सोने का नाटक कर रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे ज्योति माता को चुराना भी बाकी था। जब साला सो गया तो चंदू ने चुपके से चिराग को उठाया और पुवाल में छुपाया। जलते चिराग से थोड़ी ही देर में पुवाल में आग लग गई। आग की लपट उठते देख किसी ने शोर मचाया कि आग लग गई, आग लग गई। सभी लोग जागो, दौड़कर पानी लाओ, आग बुझाओ। कई लोग आग बुझाने में जुट गए। चंदू का साला भी उठ गया और आग बुझाने चल दिया। तब चंदू ने अपने साले से कहा, साले साहब देखना कहीं हमारी ज्योति माता ना जल जाए, हमने उन्हें पुवाल में छिपा दिया था। साला समझ गया कि ये सब कुछ करा किराया इन्हीं का है, मगर किसी से कह दिया तो इनकी बड़ी हंसी उड़ेगी, इसलिए वे चुपचाप ही रह गया। साला समझ गया कि चंदू मूर्ख है, लेकिन ठीक भी है। मेरी बहन इसे उंगली पर नचाकर रखेगी। बहन यदि चंचल है तो इसका मूर्ख होना थोड़ा ज़रूरी है, वरना 1 मिनट में मारपीट की नौबत आ जाएगी। सुबह होते ही चंदू के ससुराल वालों ने चंदू को अपनी पत्नी सहित विदा कर दिया। चंदू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ पहुंचा। माँ को डर था कि चंदू के स्वभाव को देखकर लड़की के पिता अपनी बेटी की विदाई करने से मना ना कर दे, मगर बहू को सही सलामत आते देख माँ और बेटी दोनों बहुत खुश थे। अब वही बहू ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि चंदू सीधा साधा था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।